आग लगाने के बाद सियासी शक्ल को मोड़कर सत्ता तक पहुंचने वाली दीदी की सियासी चाल की कहानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैली। जहां देश में पिछले 4 दशक में राजनीतिक सियासत बहुत तेजी से बदली है, वहीं बंगाल की राजनीतिक गर्मी भी बहुत तेजी से बदली और इसी के साथ उनकी राजनीतिक स्टाइल भी बदलती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर पाठक और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज, जिसमें आज हम आपको प्रणाम भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक हस्ती में एक ऐसी राजनीतिक हस्ती की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके साथ पुलिस थाने में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसने अपनी शादी नहीं की। जो मुख्यमंत्री बनने से पहले दूध का व्यापार करती थी, जिसके नाम पर आज भी बहस बरकरार है कि आखिर वह हिंदू है या मुस्लिम। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, नाम है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हमको देगा, आपको बहुत सुन के ऐसे ही देगा। अरे भाई देखता है ना, अरे भाई ये तो अलग, अरे फिर सुन भाई, मैडम आई विल रिक्वेस्ट देम टू लिसन मी प्रॉपर्ली। जिसे लोग मुमताज बानो के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मीडिया में ममता बनर्जी के मुमताज बानो नाम होने पर कई बार सवाल उठा, लेकिन यह राज आज भी बरकरार है। ममता का नाम ममता बनर्जी है या मुमताज बानो, फिलहाल इन दोनों नाम से आगे बढ़कर बंगाल की जनता ने उनका नाम दीदी रखा है। आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक हस्ती, जिसमें हम बात कर रहे हैं बंगाल की बंगालन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वह प्रसिद्ध चेहरा है जिसने पश्चिम बंगाल में वामपंथ के सबसे मजबूत और सबसे पुराने किले को उखाड़ के फेंक और बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। ममता ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता बनर्जी ने बहुत ही कम उम्र में अपने सर से पिता का साया खो दिया था, जिसके कारण इस परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने। परिवार में ममता के अलावा 6 भाई भी हैं, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी ममता ने बंगाल में ही दूध बेचने का काम शुरू किया और लोगों के घर दूध पहुंचाने का काम करने लगी। इससे जो इनकम होती उससे परिवार का भरण पोषण करती रही और अपनी शिक्षा जारी रखी। ममता ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के देशबंधु शिक्षालय से की और जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में परास्नातक किया और बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में परास्नातक किया। इसके बाद कानून की भी पढ़ाई की। ममता बनर्जी ने बहुत कम समय में ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर दी थी। शुरू से ही वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी। सन 1976 से 1980 तक ममता पश्चिम बंगाल की महिला कांग्रेस सचिव रही। इसके बाद सन 1984 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से ममता ने एक अनुभवी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर जीत हासिल और वह सबसे कम उम्र की सांसद थी। लेकिन जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्हें जादवपुर सीट से ही हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि फिर सन 1991 में ममता बनर्जी कोलकाता के दक्षिण संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की और 2009 तक काबिज रही। सन 1997 में ममता बनर्जी की विचारधारा अलग होने के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और खुद की नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिसे टीएमसी कहते हैं। ममता सन 1999 में ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनने का मौका मिला। सन 2009 के आम चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने यूपीए में शामिल होने का फैसला किया और दोबारा रेल मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। सन 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय ममता की पार्टी ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को खत्म कर दिया, जो 34 साल से बंगाल में इस पार्टी ने अंगद की तरह पैर जमाई थी और इस तरह ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2012 में ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन पूरी तरह छोड़ दी। ममता ने मुख्यमंत्री रहते कई ऐसे कार्य किए जिससे ममता बनर्जी ममता दीदी के नाम से जानी जाने। बंगाल में 2016 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए और फिर दीदी जीत हासिल कर मुख्यमंत्री हुई और अब तक इस पद पर काबिज। सन 1998 में ममता ने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में समाजवादी पार्टी के एमपी डोगरा प्रसाद सरोज जी को कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर निकाला, जिससे वह काफी विवादों में रहे। ममता ने भारत में अपराध की बढ़ती संख्या पर एक टिप्पणी की थी, जिसके लिए इस दीदी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
दरअसल बात सन 2012 की है। ममता ने कहा था कि पहले जब लड़के लड़की साथ में हाथ पकड़कर घूमते थे तो वे माता पिता द्वारा पकड़े जाते थे, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम होने लगा है। अब सब कुछ एक खुले बाजार की तरह हो गया है। सन 2016 में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 25 मुस्लिम परिवारों के द्वारा दुर्गा पूजा की प्रथा के खिलाफ आपत्ति जताने के कारण ममता ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके फैसले को बदल दिया और यह माना गया कि ममता ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इससे ममता के मुस्लिम होने का दावा किया जाने लगा और लोग कहने लगे कि यह मुमताज बानो है, इनके अंदर मुस्लिम डीएनए है। फिलहाल ममता हमेशा विवादों में रही हैं, चाहे धर्म को लेकर हो या अपने नाम को या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने। ममता हमेशा चर्चा में रही। ममता समय की नजाकत को बखूबी समझती हैं और हमेशा सत्ता में येन केन प्रकारेण बने रहना चाहती हैं। और अब एनआरसी, सीएए और एनपीआर पर भी उन्होंने बंगाल को आग में झोंक दिया। बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं, बंगाल सबसे पहले जलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, बसाए रखना, बसाए रखना। शॉट है भाई, प्यारा भाई, जबरदस्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। की बात है, बहुत बढ़िया। हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से
मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। मैं सभी जन औषधि केंद्रों के संचालकों का, भारत सरकार का और इसमें सहयोग देने वाले सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और अभिनंदन भी देता हूं। साथियों, जन औषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिवस नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का एक आत्मीयता का ये प्रसंग है, जिनको इस योजना से बहुत कुछ लाभ हुआ है, बहुत राहत मिली है। उनके माध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ अवश्य ले। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
निरहुआ भैया जिंदाबाद, निरहुआ भैया जिंदाबाद, निरहुआ भैया जिंदाबाद। चलो चलो चलते रहो चलते रहो। कुछ ना मर्द अब मैं यही नहीं कह सकता कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, कि हर वर्ग के अपराधी उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पंडित विनय तिवारी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है शख्सियत। और शख्सियत में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित विनय तिवारी जी, जिनका नाम ही काफी है उनकी पहचान बताने के लिए। और विनय तिवारी जी आजकल काफी चर्चित भी हैं और इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा चर्चा पाना, काफी अलग विचारधारा लेकर आना, ऊपर से एक युवा इस तरह की विचारधारा लेकर आ रहा है कि उसको केवल एक जाति के प्रति एक प्रेम लगाव दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आज हम विनय तिवारी जी से काफ़ी बातचीत भी करेंगे और विनय तिवारी जी के बारे में भी जानेंगे। जो एक बात मैं विनय तिवारी जी के बारे में आपको बता दूं, ये परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही ये ब्राह्मण महासभा रा के भी एक कार्यकर्ता है। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहले सबसे हम स्वागत करते हैं पंडित विनय तिवारी जी का। स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। जो मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह कार्य करते हैं और एक युवा होने के नाते कैसी विचारधारा है आपकी? देखिए, जैसा कि आपने कहा परशुराम सेना का काम क्या होता है? सेना जैसे बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश की रक्षा करती है, वैसे यदि मैं चूँकि ईश्वर का नाम मेरे सेना के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान परशुराम का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हमेशा से समाज में आतताइयों का विनाश किया, वध किया। उसी तरीके से आज कहीं न कहीं पूरे समाज के ऊपर अगर उनको टारगेट किया जा रहा है या कहीं हमारे ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति की हत्या होती है या वो परेशान हैं,
वो लाचार हैं या गरीब हैं, प्रताड़ित हैं, दुख में हैं, तो यह सेना भी और हमारी सेना के लोग भी जाकर के उनसे मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ हर संभव मदद के साथ साथ खड़े भी रहते हैं, तन मन धन जन और तमाम चीज़ों के साथ। आपकी जो एक विचारधारा हमें दिखती है ब्राह्मणवाद, ये आताताई आपके हिसाब से कौन बनते हैं? आखिर ऐसे आताताई क्यों होते हैं? देखिए, ऐसे आताताई ऐसा नहीं है कि बिना तिवारी के जमाने में हो रहे हैं, या ऐसे आताताई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के ही समय में हुए, या ये आताताई कभी ऐसा नहीं कि भगवान राम के समय में हुए। ये मतलब सदियों से ये चले आ रहे हैं आताताई, और कहीं न कहीं किसी न किसी को इनके सामने खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूँ, हाँ, लेकिन उनका एक अगर भक्त हूँ, वो हमारे आराध्य हैं, तो कहीं न कहीं हमको उनके पथ चिन्हों पे चलना पड़ेगा, और जो उन्होंने पूर्व में किया है उनके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, और करते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका एक विशेष वर्ग से लगाव और सारे वर्ग के बारे में गलत कहना, ऐसा क्यों? एक युवा ये सोच नहीं रख सकता। हमने किस वर्ग के बारे में गलत कह नहीं, दिया है? आपने बहुत सारी ऐसी इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारी ऐसी बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, लेकिन वर्ग का तो नाम लिया है आपने। केवल एक ब्राह्मण वर्ग का आपने नाम लिया, और किसी वर्ग की सहायता के लिए आप नहीं ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण एक जाति थोड़ा है, ब्राह्मण तो एक विचारधारा है, उसको विचारधारा के रूप में देखिए। समाज में ब्राह्मण एक विचारधारा है जिसने सदैव सबको जोड़ के लेके चलने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, ये नारा किसने दिया है? इसका पालन कौन करता है? आज भी यदि आप किसी भी सनातन धर्म से जुड़े हुए अगर आप किसी भी मंदिर में जाइए, जो हमारे आध्यात्म का केंद्र है, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण है वो पूजा के दौरान जब पूजा संपन्न होती है तो यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ब्राह्मण कभी ये थोड़ा कहा कि ब्राह्मणों का कल्याण हो या ब्राह्मणों में सद्भावना। अच्छा, एक चीज जो मैंने देखी है कि बिकरू कांड होने के बाद लगातार ब्राह्मण के मुद्दे आपके संगठन की तरफ से सबसे ज्यादा उठाए गए। इससे पहले आप लोग कहाँ थे? नहीं, आप उठा करके देखिए ना, फिर आपने लगता है कि कहीं न कहीं आपके काम में कुछ कोताही रह गई, वरना आपको पता होता कि यह संगठन आज से नहीं, सन 2000 के पहले सन 1998 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा काम कर रही है, जो लगातार तेजी मैं वही बता रहा हूँ। ये बिकरू कांड से ये हम लोगों ने नहीं मतलब मुद्दा उठाना शुरू किया, या मतलब कि समाज में ये प्रदर्शित करना शुरू किया कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आसीन हुई। 19 मार्च 2017 को माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, जो कहीं न कहीं एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले, क्योंकि हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम लोगों ने सहयोग किया और सरकार बनाया। क्या आप ये भी नहीं कह सकते हैं या सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि ब्राह्मणों ने सहयोग किया, उसके बाद भी 325 सीटें आ गई? लेकिन 28 अप्रैल 2017 को भगवान परशुराम की जयंती थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको महापुरुष बताते हुए भगवान परशुराम की छुट्टी को रद्द कर दिया 28 अप्रैल से 15 दिन पहले। क्या इस मुद्दे के अलावा विनय तिवारी के पास कोई और मुद्दा है बोलने के लिए? मुद्दे हैं। आप ये देख लीजिए कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों की शान कहे जाने वाले तमाम हर वर्ग के अपने अपने शान हैं, और कहीं न कहीं यदि आप देखिए तो पूर्वांचल में ब्राह्मणों के शान कहे जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी जी के घर पे माननीय योगी जी का गृह जनपद है, उनके मंदिर से सटा हुआ मामला है। कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले छापा मारने जाते हैं और वह ऐसे अपराधी को खोजने जाते हैं जो अपराधी विगत 1 माह पूर्व बलिया के जेल में बंद होता है। तो अगर उसके बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद आप उठा लीजिए 25 जून 2017 की घटना है कि रायबरेली के ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, और इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपराधी को अपने साथ लेकर के घुमाते हैं, बयान देते हैं कि बिजली के तार गिर गया, क्या नाम है, पोल में लड़ गए, और तमाम तरीके के बयान को कि जिसके वजह से आग लग गया। वो अपराधी थे, बाद में सामने निकल के आता है कि जिसमें गाड़ी टकराई उसमें तो कहीं न कहीं तार ही नहीं था उस खंबे में। इस टाइप की तमाम चीजें क्या उन्होंने अपने मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं किया? हम तो तब से लड़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिकरू कांड के बाद हम एक्टिव हो गए या हमारा संगठन एक्टिव हो गया, हमने विरोध कर दिया। बिकरू कांड को भी लेकर के यदि आप देखिए तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि हर वर्ग के अपराधी उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप उनके घर को क्यों नहीं गिरा रहे हो? आप उनकी संपत्ति को क्यों नहीं कुर्क कर रहे हो? एक आध जो है आप दिखावे के लिए कि एक कोई घमासान
दो लोगों में चल रहा है, एक के साथ आप अपनापन दिखा रहे हैं, दूसरे के साथ आप कार्रवाई कर रहे हैं। हमने यदि ये कह दिया कि हमारे परिवार की खुशी दुबे समाज की धरोहर है, बच्चियां किसी एक वर्ग या एक जाति की धरोहर नहीं होती है। अगर वो एक वर्ग से है और उस घटना में 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके साथ क्या उसने क्या गलत किया, उसको जेल में क्यों डाला गया? आपने उसको बालिग बता करके जेल में डाला। खुशी दुबे जो है वो नाबालिग, कोर्ट ने करार दे दिया, सारी चीजें, आज उसको जेल में खून की उल्टी हो रही है। अगर वो मर जाए, मैं जानना चाहता हूँ सरकार को क्या मिलेगा, जिसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। आज उनके पिताजी जिस गरीबी और लाचार अवस्था में है, उसका एक ही बड़ा भाई जिसको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया गया, आज 3-4 महीने से वो परिवार कितना दुख तकलीफ झेल रहा है। कोई अपने वहां काम नहीं देना चाहता है उस गरीब परिवार को, सिर्फ इसलिए कि उसकी बिटिया जो है जेल में है, इतने बड़े कांड को लेकर के आज वो लोग खाने के लिए परेशान है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे परिवार को न्याय कब मिलेगा? बिल्कुल, जो मुद्दे आपने बोले वो कहीं ना कहीं सत्य भी हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पंडित विनय तिवारी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, मुद्दे मैं अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए अगर उठाता तो शायद मुझे अपने चुनावी क्षेत्र में मुद्दे की जरूरत पड़ती और मैं वहां पर उठाता। विनय तिवारी जहां पे ये किसी से नहीं छुपा है कि विनय तिवारी अपने पॉलिटिकल कैरियर या चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सदन के बाहर भी लाठी खा करके, जेल जा करके और हॉस्पिटलाइज हो करके हमने देख लिया है कि सरकार, किसी भी सरकार हो, उसके कान के नीचे जू रखने वाली नहीं। अगर हमको कहीं ना कहीं समाज में गरीब, असहाय, लाचार और पीड़ितमंद, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है तो मुझे भी सत्ता में आना। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सत्ता के बिना पूरा नहीं कर सकते। लोगों की ऐसी तो ये हम कह सकते हैं कि पंडित विनय तिवारी एक संगठन के संरक्षण में अपने आप की राजनीतिक करियर नहीं, अगर मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि यदि मुझे अपना ही राजनीतिक कैरियर चमकाना होता तो मैं प्रॉपरली अपने एक क्षेत्र में, एक विधानसभा में मेहनत करता। ठीक है, मैं अपनी विधानसभा को छोड़ करके और अपने समाज के लिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, अब आप बताइए यदि मैं मध्य प्रदेश में जाता हूँ तो क्या मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर चमकाने जा रहा हूँ? मैं यदि गुजरात में जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बिहार जाता हूँ, मैं उत्तराखंड जाता हूँ, तो क्या मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को वहाँ चमकाने जाता हूँ? वहाँ तो आप अपने संगठन के कार्य से, नहीं तो संगठन के कार्य को लेकर के मैं भी अन्य जगह भी जाता हूँ जहां मेरा पॉलिटिकल क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे आप पता कर लीजिए कि किसी प्रकार का कोई, मैंने तमाम ऐसे लोग हैं, आप पता कराइएगा कि अदर वर्गों के साथ भी मैं खड़ा रहा हूँ। एक हमारे वहाँ क्षेत्र में एक दिग्विजय निषाद की मौत हुई थी बिजली के करंट लगने से। चुनावी दौरान की बात बता रहा हूँ, किसी पार्टी का नेता वहाँ नहीं गया, लेकिन विनय तिवारी गया। विनय तिवारी ने तमाम भाग दौड़ करके अपना, आप पता करिएगा, तन मन धन हर एक स्तर से मदद करके 500 मीटर का लाइट मैंने चेंज कराया। हमारे वहाँ एक गौड़ बिरादरी के व्यक्ति की दिन दहाड़े एक रोड को लेकर के हत्या कर दी गई थी। मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया और वो 300 मीटर की सड़क, आप पता कराइएगा, मैंने फावड़ा चलवा करके और ईटा मंगवा। अभी हाल ही में मैंने सुना था कि ब्राह्मण महासभा राज्य लखनऊ कार्यालय पर हमला हुआ और काफी क्षति भी पहुंची कुछ लोगों को, तो ये हमला क्यों हुआ था? देखिए, ये तो पुलिस और प्रशासन के लोग बता सकते हैं कि हमला क्यों हुआ था। अगर हमको ये पता होता, भाई चूंकि मैं 3 दिन से मैं अपने कार्यालय पे रुक रहा था यहाँ पे, इसमें अकेला था मैं करीब 1 हफ्ते से, तो मैं डेली अपने ऑफिस पे ही रुक जाता था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रात में हमारे वहाँ घर से कुछ लोग आए हुए थे परिवार के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप आवास पे आ जाइए, और हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो लोग आते जाते हैं नहीं जल्दी। मैं 10 मिनट पहले निकला, 10 मिनट बाद चूंकि सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ें हमने, साक्ष्य जो भी था हमने पुलिस वालों को उपलब्ध कराया, और हमने समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों को भी मैंने दिया था, सोशल साइट पे भी मैंने शेयर किया था जो हमारी सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें अपराधी सीधा आते हैं, स्पष्ट दिख रहा है, और आते ही वो मारना शुरू कर देते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि विनय तिवारी मौके पे मौजूद नहीं है, तब वो फिर से भागने का प्रयास करते हैं, जिसमें सब एक अपराधी को पकड़ करके और थाने तक ले जाते हैं। अब पंडित विनय तिवारी जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इस अपराधी ने ये कांड किया वो किस जाति का था? देखिए, अब जाति की यदि आप बात करेंगे तो जब तक उसकी आइडेंटिटी ना वहाँ पे मिल जाए, जब तक उसकी चीजें वहाँ पे ना मिल जाए, तब तक हम कैसे बता सकते हैं उसकी क्या जाती है? क्योंकि मैंने किसी का नामजद मैंने FIR नहीं डाला। जो पकड़ा गया था मैंने ये भी डाला कि मैंने एक अज्ञात अपराधी को हमने पकड़ा और हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उसके एक कोई जीजा करके आए थे, वो मुसलमान थे, मुझे इतना पता है, और चौक के थे।
जो हमारी जानकारी के अनुसार जो हमने जानकारी निकाली थी उसमें ये पता चला था कि जो अपराधी था वो ब्राह्मण था। नहीं तो एक आपके पास उसकी आईडी भी आई होगी। आपको मैं वो चीजें दूंगी। एक ब्राह्मण पर इस तरह अटैक कर रहा है, उसका ऐसा नाम क्यों? उसका नाम बता दीजिए ना ब्राह्मण तो आपको हम नाम नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस ने तो अभी तक हमको पूरा नाम बताया ही नहीं उसका। जी, हमारे पास जो आइडेंटिटी आई है वो मैं आप आपको नाम बता दीजिए, अगर ब्राह्मण था उसका नाम मुझे बता दीजिए। मैं आपको सारी चीजें दूंगी पंडित विनय तिवारी जी। ये नहीं, बात आपको बदलने का एक नाम तरीका होता तरीका है। क्या, आपको तो नाम लेके आना चाहिए था। हम तो नाम तो जानने के हकदार तो ही, अगर मैं आइडेंटिटी आपसे नहीं, मैं उसकी आइडेंटिटी मैं ये नहीं कह सकता कि आप उसकी आइडेंटिटी मुझे दिखाइए, लेकिन नाम तो जानने का अधिकार रखता हूँ ना। नाम शायद एक बात ये भी होती है कि अगर बात को बदलना होता है तो बात को बदलने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। पंडित विनय तिवारी जैसे मैं एक चीज अपनी बात देखिए, अगर मुझे बात ही बदलना होता, अगर ब्राह्मण एक ब्राह्मण पर अटैक कर रहा है तो उसका मैं क्या कैसे मान लूं कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण पर अटैक किया है? इसके लिए मुझे मैं नाम तो जान सकता था ना, मुझे नाम जानने का अधिकार है। आपके संगठन के लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि ये ब्राह्मण ने ही ब्राह्मण पर ये हमला करवाया। तो अगर कोई ब्राह्मण पर हमला करवा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, भरोसा है मुझे अपने संगठन के पदाधिकारियों पे कि मेरा कोई भी अंग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, वो मुझे बदनाम करने की साजिश कर ही नहीं सकता है। और यदि करता है तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि वो घटना को अंजाम देने का काम उसी ने किया। एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो लगाव, आपका जो झुकाव जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो समाजवादी पार्टी से देखा है। आप लगातार अखिलेश यादव से मिलने भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव के विधायक सांसदों से भी आप मिल रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण महासभा आगे चलकर समाजवादी पार्टी में विलय कर लेगी? हम तो संबंध हमारे ऐसे हैं कि जितने भी उस टाइप से हमारे बड़े भाई हैं, हम सबसे मिलने जाते हैं। अब अखिलेश यादव जी से हम जब भी मिलने गए, हम किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर के गए, चूँकि नेता प्रतिपक्ष वही हैं, हम उन्हीं से अपनी आवाज़ को उठवा सकते हैं। क्योंकि सदन में अगर भाजपा के बाद किसी का थोड़ा बहुत बहुमत है तो सपा का है। कांग्रेस और बसपा खत्म है, ये आप भी जानती हैं। तो हम उनसे अपनी बात को तो उठवा नहीं सकते हैं, ना उनकी बातों का कोई वेटेज है। और संबंध की यदि आप बात कर लीजिए तो हमारे जो ब्राह्मण नेता आपके बसपा में है उनसे भी संबंध है, जो कांग्रेस में है वो भी है, और अन्य दलों में भी जो हैं, जो छोटे मोटे दल हैं। पंडित विनय तिवारी के मुंह से भाजपा का नाम कहीं सुनने को नहीं मिलता कि भाजपा के लोगों से भी हमारा संबंध है। देखिए, संबंध का मतलब मैं वो समझता हूँ कि जब आप मेरे संबंधों को महत्व दीजिए। मेरे कार्यालय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर हमला हुआ और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी ब्राह्मण हैं, हमारे उनसे बहुत बेहतर संबंध थे हैं, लेकिन हमारे मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया और यहाँ तक कि उन्होंने नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसलिए मैं ऐसे लोगों का भी तो नाम नहीं ले सकता। वरना आप पूर्व में देख लीजिए, हम दिनेश शर्मा के भी साथ आपको मिलेंगे, हम आपको ब्रजेश पाठक जी के भी साथ मिलेंगे, हम तमाम ऐसे जो ब्राह्मण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी आपको मिलेंगे। हमारे संबंध भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कही जाती है कि ब्राह्मणों की पार्टी, तो आप उन ब्राह्मणों को अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? देखिए, कहीं न कहीं कही जाती जी, जाती है नहीं, जाती थी में उनको ले आइए। कहीं न कहीं कही जाती थी कि ब्राह्मणों की नहीं, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज के डेट में आप उनको कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की पार्टी या क्षत्रियों की पार्टी या वैश्य की पार्टी? हम जब ये कहते हैं कि अगर एक योजना जब सरकार जाति के आधार पर ले आती है, आप सोच करके देखिए कि आप कैसे आप लोग उस पार्टी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नजरिए से देख सकते हैं। अभी जल्द ही में 1-1.5 महीने पहले सरकार की एक योजना आई, नवीन रोजगार छतरी योजना। उस योजना में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की बात किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? क्या कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ सभी क्या नाम है वर्गों के गरीबों को मिलना चाहिए या फिर जाति देख करके मिलना चाहिए कि ब्राह्मण को मिल जाए, क्षत्रिय को मिल जाए, वैश्य को मिल जाए, शूद्र को मिल जाए? सरकार की किसी योजना का लाभ मुझे जहां तक लगता है गरीबों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नारे पर विश्वास किए, उनके एजेंडे पर विश्वास किए कि कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उस नारे के साथ हमने अपने सब लोगों ने हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग लाए थे। सत्ताधारी पार्टी से इतना दुश्मनी मोल लेना, आगे चलकर आप क्या अभी तो मेरी हत्या का प्रयास कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी हत्या का प्रयास करवाया? कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कैसे आप कह सकते? एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय और ऊपर से आप एक बात महंत एक ब्राह्मण की हत्या क्यों कराएगा? क्योंकि एक चीज
चीज जो कही जाती है कि ब्रह्म हत्या का पाप एक क्षत्रिय नहीं लेना चाहता। देखिए, अगर आप कहें महंत, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके देश में जितने भी संत और महंत या आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति होगा, जिस सनातन धर्म की आपने चर्चा किया, जिस उसके ग्रंथों और वेदों को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी सनातनी को राज सत्ता से या राज की कुर्सी, मतलब क्या नाम है, राज्य की कुर्सी से कोई मतलब नहीं रहा है। जो व्यक्ति अगर सत्ता के लोभ में पड़ा हुआ है शुरू से लेके आज तक, आप उसको एक संत और महंत कैसे कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि एक संत महंत को कभी उसको हरिचरण से मतलब होता है, उसके ईश्वर के चरणों से मतलब होता है, उनको प्रभु की भक्ति से मतलब होता है, उनको कभी राज करने का कोई लोभ लालच नहीं रहता है और ना होना चाहिए। जहाँ तक देखा गया है योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो संसद में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के मुद्दे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज सबसे अधिक ब्राह्मणों को कटाया तो उन्हें नहीं है। कश्मीरी पंडितों की बात आपने कहीं नहीं कही, वो भी तो पंडित है। नहीं, उनके मुद्दे उठाने वाला एकमात्र वही इंसान था जिसने सबसे ज्यादा संसद में बोला है उनके लिए। देखिए, बोलना अलग चीज है, करनी और कथनी में अंतर में मैं विश्वास नहीं करता। आज जो चीजें आपके सामने हैं वो आपसे क्या किसी से, उत्तर प्रदेश की जनता से या उत्तर प्रदेश के लोगों से या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से छिपी थोड़ो है। और यदि आप जातिवाद की बात करिए तो एक मुद्दे को कैश करने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को चमकाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए मात्र ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया। अगर मुझे ये पता होता या हमारे समाज के लोगों को या किसी को ये पता होता कि कहीं न कहीं सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ दलित वर्ग के बारे में सोचेंगे या पिछड़ा के बारे में सोचेंगे, तो आदमी क्यों काम करता? आप बताइए। अभी आप हाल ही की योजना की बात कर लीजिए। आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों का विरोध किया, ठीक है, कहीं न कहीं हिंदुत्व की बात करते थे। अभी जो मदरसों के लिए फंड जारी किया गया, 1278 करोड़ रुपया उन्होंने मदरसे को दे दिया। और हिंदुत्व में संस्कृत का बहुत महत्व है। संस्कृत को आपने मात्र 294 करोड़ रुपया क्यों दिया? और उसमें भी आपने संस्कृत विद्यालयों को रद्द करने का काम क्यों किया? मतलब एक एजेंडा आप क्यों ला रहे थे? संस्कृत अध्यापकों को आपको मतलब खत्म करना चाहते थे। संस्कृत को आप खत्म करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप उर्दू को बढ़ावा देकर के क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से अच्छी बात भी तो ये है कि उन्होंने जिस तरह अच्छी बात है कि वो मदरसे को बढ़ावा दें और ये अच्छी बात है। क्या उनको नहीं, अगर वो सनातनी है, वो संत है, महंत है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम मेरी बात सुनिए, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, आप मेरी बात को समझिए कि मदरसे में बैठे मौलानाओं को आप जो है पर मंथ सैलरी देते हैं, ठीक है। क्या लॉकडाउन के दौरान विगत 3 से 4 महीने, लगभग 4 या 6 महीने आप मान लीजिए, 6 महीने के आसपास जो मंदिरों के पुजारी अपने घरों में बैठे थे या ईश्वर की सेवा कर रहे थे, क्या उनके लिए योगी जी ने ऐसा कोई प्रावधान लाया कि उनको 1000 रुपया ही या 500 रुपया ही, 2000 रुपया महीना उनको मिलना चाहिए? ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने बनाया या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बननी चाहिए? आप मदरसे के लिए फंड अगर रिलीज करते हैं तो क्या आपको मंदिरों के लिए व्यवस्था नहीं लानी चाहिए? मंदिरों के लिए व्यवस्था नहीं लागू करना चाहिए? हम तो सबकी बात कर रहे हैं भाई। मंदिर में हर एक कोई जाता है, जैसे मस्जिद में सारा मुसलमान जाता है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वैसे ही हम मंदिरों में हिंदुत्व से जुड़े हर एक व्यक्ति जाता है, जितने भी हम लोग जुड़े। तो क्या उनके लिए भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर मैं ये मान करता हूँ तो मैं क्या गलत करता हूँ? और यदि उनको लगता है कि ये मान करके मैं गलत करता हूँ तो शायद मैं अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार हूँ। क्या आपका संगठन कोई एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आ रहा है? देखिए, हमारा संगठन पार्टी लेके आएगा या हम पार्टी के लिए काम करेंगे या हम स्वयं पार्टी बन जाएंगे या हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय संगठन के जरिए लोगों को स्टैंड करेंगे, ये बातें अभी फ्यूचर की हैं। अभी उसमें समय है जब हम जिले, अभी तो हमारा जिले वाइज हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं सभी जिलों में जाकर के, और जब समय आएगा और अगर समय मान करेगा। आपकी पार्टी का लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य मिशन तो 2022 है। अब 2022 में बताएंगे, अभी तो हम मौन है, 22 में बताएंगे हम कौन है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी फिर से आ रही है जो ब्राह्मणों के लिए ही केवल कार्य करेगी। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पंडित विनय तिवारी जी ने अभी हाल ही में अपने गोरखपुर जनपद में बेरोजगारी के लिए एक सैलाब किया था, थोड़े आंदोलन किए थे, तो आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है, क्योंकि आप एक युवा है? देखिए, हमारे देश में 65% युवा रहते हैं और
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रही थी कि जिसमें मात्र 5 साल के लिए संविदा पर युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, वो अपराधी बनेंगे या मतलब भीख मांगेंगे या क्या करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार का, आपके परिवार का या सबके परिवार का बच्चा जो इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या दिल्ली में जाकर के तैयारी करता है, वो क्या तैयारी सिर्फ इसलिए करता है कि आने वाले समय में हमको 5 साल के लिए नौकरी मिलेगी, उसके बाद फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब 28-30 साल की अवस्था में हम नौकरी पाएंगे, 5 साल हम नौकरी करेंगे और 5 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इससे अच्छा इससे अच्छा होता कि जो सदन से मोदी जी ने बोला कि आप बाहर पकौड़ी की दुकान लगाओ, कम से कम व्यक्ति पकौड़ी की दुकान लगा करके आप ये सोचिए कि अगर इस महीने 5,000 कमाया, 6 महीने बाद वो 7,000 कमाएगा, साल भर बाद 10,000 कमाएगा, उसकी इनकम बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। लेकिन ये तो आप 5 साल तक आप ऐसे लॉलीपॉप दिखा करके फिर एकदम जैसे खाने की बात है, ये अच्छी नहीं लगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संविदा वाली बात जो चल रही थी वो संविदा को रद्द कर दिया गया। आंदोलन हमारा उसी समय का था जी। ये आंदोलन जब वो संविदा की बात कर रहे थे 5 साल के लिए, ये आंदोलन हमने तभी किया जी। और हमें खुशी है कि कम से कम हमारे विरोध का असर हमने मुख्यमंत्री के शहर में हमने उस आंदोलन को किया था और हमको ये भी खुशी है कि कम से कम हमारे आंदोलन का फर्क पड़ा और सरकार बैठ पे आई। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ पंडित विनय तिवारी जी, जिनसे काफी बातचीत हुई, ब्राह्मणों के बारे में भी बातचीत हुई और अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी बातचीत हुई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर पाठक और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। दलित बन सकता है अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का पुजारी, संत रामानंद की परंपरा का दिया जा रहा है हवाला। विश्व हिंदू परिषद का कोई भी पदाधिकारी ट्रस्ट में नहीं होगा शामिल, वंशानुगत नहीं होगा राम मंदिर के पुजारी का पद, योग्यता के आधार पर पुजारी की होगी नियुक्ति, नहीं खर्च होगा मंदिर निर्माण में सरकारी धन, चंदे से बनेगा राम मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर ने प्रस्तावित किया अपना मंदिर मॉडल। जी हाँ, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का पुजारी कोई दलित हो सकता है। इसमें संत रामानंद की परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें संत कबीर और रैदास जैसे संत हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सरकार की तरफ से ट्रस्ट का गठन कर दिया जाएगा और इस ट्रस्ट को सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाएगा। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के लिए 4 दशक से आंदोलन कर रहे विश्व हिंदू परिषद का कोई भी पदाधिकारी ट्रस्ट में नहीं होगा। सरकार के साथ जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार समाज का कोई भी उचित गुणवत्ता का व्यक्ति इसका पुजारी भी हो सकता है। संत रविदास खुद दलित थे, इसलिए राम मंदिर में दलित पुजारी होने पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि पुजारी का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वैसे तो अभी तक ट्रस्ट की पूरी रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट 11 सदस्य हो सकता है, जिसने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या के जिलाधिकारी या फैजाबाद के कमिश्नर के साथ ही एक केंद्र के अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। वहीं निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधि के रूप में सदस्य बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। सदस्यों को लेकर विचार विमर्श का दौर अभी तक जारी है। किसी ऐसे व्यक्ति को इसमें स्थान नहीं दिया जाएगा जो मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा समय न दे पाए। हम आपको बता दें कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर सरकारी धन भी नहीं खर्च किया जाएगा। इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। राम मंदिर के लिए देश से चंदा जुटाया जाएगा, उसी चंदे से राम मंदिर का निर्माण होगा। यह भी बता दें कि इस पूरे ट्रस्ट में भाजपा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रणाम भारत न्यूज। फिलहाल ऐसे रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।
गोरखपुर में एक बहुत संगीन मामला सामने आया है। एक बच्ची हम लोगों के साथ है, 20 साल इनकी उम्र है और ये अपने परिवार के साथ इलाज कराने गई थी गोरखनाथ थाना क्षेत्र में, और वहाँ से ये थोड़ा दूर पर अपने परिवारजनों से भटक गई शौच के चक्कर में, और वहाँ से वो मदद मांगने के लिए पुलिस चौकी पर गई। कौन सा पुलिस चौकी है? कौड़ियाहवा पुलिस चौकी गोरखनाथ थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पर जाकर के दो पुलिस वालों से मदद मांगी। उन पुलिस वालों ने इनको कल शाम को बैठाया, अपनी गाड़ी पर जबरिया बैठाया। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन के पास कहीं ले गए किसी ढाबे में, वहाँ इनके साथ दुष्कर्म किया है, इनके साथ मारपीट किया है। उसके बाद फिर रात में ही किसी ऑटो में बैठा करके इनको भेज दिया गया, इनके घर भेज दिया गया। तो अभी लोग लज्जा के डर से घर वाले कुछ बोल नहीं रहे थे और इस बात को दबाना चाह रहे थे कि लड़की के शादी विवाह में कोई दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अभी इसकी तबीयत थोड़ा खराब हुई है, तो फिर यहाँ पर ये इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। हम इस बात को इसलिए लाइव कर रहे हैं कि जो भी लोग देख रहे हैं वो कम से कम सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि पुलिस का मामला है और जो हम लोग हैं ये मुख्यमंत्री का शहर का मामला है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इसको दबाने का प्रयास करेगी। पुलिस सोचेगी कि हमारी बदनामी ना हो, इस नाते ये वीडियो लाइव कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ये मामला दबे न, इस लड़की को इंसाफ मिले। दिन दहाड़े किसी बच्ची के साथ अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, वो भी मुख्यमंत्री के शहर में, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की स्थिति क्या होगी, पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे इस बच्ची से और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और दबाव बनाइए सरकार पर कि ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ तुम। दीदी के घर पे हाँ, दवा कराने के लिए, तो थोड़ा जोर से बोलो। दीदी के घर पे गए थे हम दोनों, हाँ। मम्मी और हम। हाँ। तो मम्मी थोड़ा पीछे रह गई, हम आगे चले आए। हाँ। उसके बाद दो पुलिस वाले थे गाड़ी से, तो हम जा रहे थे तो बुला रहे हैं, कह रहे इधर आओ इधर आओ। हम कहे कि मेरी मम्मी आ रही है पीछे, हमको कुछ काम था, हम दवा कराने जा रहे थे। तो बोल रहे हैं कि चलो हम तुमको छोड़ देंगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम धंधा करने वाली हो, ऐसे ऐसे कह के मेरा चेहरा एकदम पूरा ढक दिए थे। मेरा ढकने के बाद हमको एकदम बीच में बैठा लिए सब, एकदम रास्ते में ही छेड़छाड़ करते करते हमको अपने रूम पे सब लेकर के गए। हाँ, कहाँ पे रूम है इन लोगों का? रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लेकर के गए। एक लोग बाहर था और एक लोग अंदर थे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ किया उन लोगों ने? बहुत गलत किया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं इसमें शर्माने की जरूरत है। आप अपनी बात को खुल करके रखिए ताकि और लड़कियां सेफ रहे देश की। ठीक है, ये मुख्यमंत्री के शहर में पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है, तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी? ठीक है, शर्माने घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले जा करके जो करना नहीं चाहिए वही सब किए, कपड़ा उतारे मेरा। नहीं, उसके बाद क्या किए? घर कैसे पहुंची तुम? हम घर कैसे पहुंचे, हमको सब पैसा दे रहे थे, बोल रहे हैं कि लो और यहीं से निकलो। हाँ। पहले ले जाने के बाद बोल रहे हैं कि आधे घंटे में हम तुमको छोड़ देंगे। हाँ। तो उसके बाद हम कहें कि ठीक है छोड़ दीजिएगा। हाँ। फिर एक बोल रहा है कि इसको 6 बजे छोड़ना, एक बोल रहा है कि 12 बजे छोड़ना। फिर हम कहें कि नहीं, हमको 12 बजे छोड़ दीजिए। जब 12 बजे बोल रहा है तो हमको थप्पड़ सब मारे, एकदम मेरा मुंह बंद कर दिए, सीने पे चढ़ गए सब, पेट पे मारे सब, इतना हमको मारे कि हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन सर कह रहे थे, लेकिन हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था। बोल रहे थे कि 6 बजे चली जाना, तो हम बोले कि हम 6 बजे नहीं, हमको 12 बजे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है तुम जाओ। तो हम कहे अब हम कैसे जाएं, आप लोग बोले हैं कि हम छोड़ देंगे, तो कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है कि हम तुमको जाएंगे छोड़ने। 600 रुपया हमको दिया, हम कहे हम नहीं लेंगे, हम ये सब काम नहीं करते, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद हमको वो अंदर खिड़की के बाहर अंदर से ही देख रहा था हमको कि देखी गई कि नहीं। तो फिर हम ऑटो किए और चले आए घर अकेले। अच्छा, 1 बजे रात में? हाँ। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये गोरखपुर का मामला है, मुख्यमंत्री जी के शहर का मामला है और इसमें दोषी लोग पुलिस हैं। इस नाते ये वीडियो हम लोग लाइव कर रहे हैं कि कहीं से पुलिस का कोई दबाव न बन पाए और ये मामला दबे ना।
आप दवाई दे रहा है, अंदर अंदर हाथ छोड़ा रहा है, अंदर अंदर इतना इसको उठाओ उठाओ भाई तुम खींच लिया हाँ भैया अभी सीधे अंदर नहीं सकते भैया अरे डॉक्टर साहब इमरजेंसी जरा देखिए नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जामिया गोलीकांड के हमलावर के हमले से पहले उसने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था। जिस नाबालिग ने पुलिस के मौजूदगी में गोली चलाई वो ग्रेटर नोएडा के करीब जेवर का रहने वाला है। अचंभव ये है कि उसने फेसबुक पर आज की घटना की जानकारी पहले से ही देनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक वो फेसबुक लाइव पर भी आया। फेसबुक पर उसने शाहीन बाग का भी जिक्र किया। एक जगह उसने फेसबुक पर यह भी लिखा था कि आज की घटना के बाद शायद वो जिंदा ना बच पाए, लिहाजा उसके मरने के बाद उसके घर वालों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले फेसबुक के इस प्रोफाइल कवर और प्रोफाइल पिक्चर पर नज़र डालिए। एक तस्वीर में भगवा टी शर्ट और गले में भगवा गमछा डाले और जीन्स पहने और आंखों में चश्मा लगाए वो एक तलवार चूम रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो किसी दूसरे भगवाधारी के साथ शान से खड़ा है। नीचे नाम लिखा है राम भक्त और बायो में जो पहचान दिया है वो कुछ यूं है, राम भक्त नाम है हमारा, बायो में इतना काफ़ी है, बाकी सही समय आने पर जय श्री राम। यहाँ तक तो फिर भी गरीमत है क्योंकि यह इंसान कट्टर हिंदू या राम भक्त लग रहा है। लेकिन इसके आगे जैसे जैसे आप इसकी फेसबुक प्रोफाइल पर स्क्रॉल करते हैं इसमें और ज़्यादा कट्टरपन से जुड़ी बातें, दूसरे समुदाय के लिए गुस्सा और नफरत से भरे कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जो किसी का भी दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो वो खुद को राम भक्त बताने वाले इस लड़के के टाइमलाइन पर बहुत से बेसिक बातें लिखी हैं, लेकिन पिछले करीब 38 घंटे के इसकी पोस्ट पर नज़र डालिए तो आप पाएंगे कि जामिया में गोली चलाने की तैयारी इसने पहले से शुरू कर दी थी। बुधवार सुबह 9:10 पर इसने चंदन गुप्ता के साथ अपनी एक पोस्ट टाइमलाइन पर डाली जिसमें 2 साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या किए जाने का जिक्र था और इस पोस्ट में लिखा था पहला बदला तेरा होगा भाई, #चंदन। फिर तो इस पे ताबड़तोड़ हर घंटे आधे घंटे में कुछ इतने पोस्ट डाले कि देखने वाले भी थक जाएं। गुरुवार की सुबह 11 बजे इसने लिखा कृपया सभी भाई मुझे सी फर्स्ट कर ले, यानी वो इसे या इसकी पोस्ट को फेसबुक पर सबसे पहले देखने वाली सुविधा ऑन कर लें। फिर इसने लिखा जल्द बता दूंगा, #उपदेश राणा, #ओकेंद्र राणा, मैं नहीं करता केवल। इसके कुछ ही देर बाद जामिया इलाके में पहुंच चुका था और वहां से फेसबुक लाइव वीडियो अपलोड करने लगा। कुछ वहां के ट्रैफिक की
लोगों के प्रदर्शन की और भीड़ की और कुछ अपने तस्वीरों की। इसी बीच उसने लिखा, 2 मिनट में कर रहा हूँ, आज़ादी दे रहा हूँ। फिर हाथ जोड़कर और आंसुओं की इमोजी के साथ लिखा, मेरे घर का ध्यान रखना, मैं यहाँ अकेला हिंदू हूँ। एक वक्त था जब हिंदुस्तान सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था। दुनिया इस धरती को सोने की चिड़िया कहती थी। लगता है वह दौर फिर वापस लौटने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं सोनभद्र में सोने की खदानों से। अगर 3000 टन सोना मिल जाता है तो गोल्ड रिजर्व में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। सोनभद्र जिलों में सोने की खदान मिलने की चर्चा जोरों पर है। इस बात की पुष्टि भी जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया (जीएसआई) ने कर दी है। जीएसआई ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सोनभद्र जिलों के सोन पहाड़ियों और हरदिक इलाके में करीब 3000 टन सोना मौजूद है। इस सोने की कीमत करीब 12 लाख करोड़ है। ये भारत के कुल गोल्ड रिजर्व का 5 गुना है। आपको बता दें कि सोनभद्र में अब सोने की खदान से सोना निकलने की तैयारी शुरू होने वाली है। ई टेंडरिंग के जरिए सोने के ब्लॉक की नीलामी होगी। इसके बाद सोन पहाड़ी और हरदिक इलाके से सोने की खुदाई शुरू हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोन पहाड़ी पर जो जमीन चिन्हित की गई है वह 1 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है। एक वरिष्ठ खनन अधिकारी के राय के अनुसार सोन पहाड़ी में जहां सोने का भंडार चिन्हित किया गया है वहां के संबंध में जल्द ही राज्य शासन का रिपोर्ट भेज दी जाएगी, क्योंकि अधिकार जमीन रिजर्व को फॉरेस्ट के तहत आती है। लिहाजा इस पर उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्णय होगा। माना जा रहा है कि वन विभाग को इस भूमि के बदले कोई दूसरी जमीन दी जाएगी। वहीं हेलीकॉप्टर से खोज जारी है। खुदरी पहाड़ी इलाकों के आसपास में हेलीकॉप्टर से एरोमैग्नेटिक सिस्टम के जरिए यूरेनियम की तलाश की जा रही है। वैसे इस खुदरी पहाड़ी के अलावा सोनभद्र के सटे अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के जिलों में भी यह खोज चल रही है। फिलहाल भूवैज्ञानिकों को पहाड़ी क्षेत्र में 100 टन यूरेनियम होने का पता चला है। अभी पता लगाया जा रहा है कि यह कितनी गहराई में है। वहीं जिले में भंडार मिलने से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 3000 टन से ज्यादा का भंडार सोनभद्र की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। उसके नीचे दबा सोना लगभग 2 ट्रेनों के बराबर बताया जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि सोनभद्र का सोना भारत के पास मौजूदा सोने का भंडार कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही मौजूदा भंडार के मिलने से वह दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सोने के भंडार में इस वक्त अमेरिका के पास पहले नंबर पर अमेरिका के पास 81,335 टन सोने का रिजर्व है, तो वहीं इस वक्त जर्मनी के पास 3,366 टन और तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के पास 2,814 टन सोना बताया जा रहा है। इसके बाद इटली, फ्रांस और रूस का नंबर आता है। सोनभद्र में सोने की खोज होने के बाद से भारत पूरी दुनिया की नज़र में आ गया है। सोनभद्र की पहाड़ियों के भीतर सोने का पता लगाने वाले डॉक्टर मिश्रा ने मीडिया को बताया है कि जमीन के नीचे सोने का भंडार पास मौजूद है, जो कि 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कहा जाता है कि भारत अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस सोने का भंडार के बारे में पता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इस खजाने को खोजने के लिए भारत को 40 साल का लंबा वक्त लगा। जानकारी के मुताबिक कई लोगों को कहना है कि पहाड़ियों में अंग्रेजों के समय हुए सोने की खोज के चलते पहाड़ी का नाम सोहन पहाड़ी